नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं विशेष। आज हम इतिहास के एक दिलचस्प यात्रा में निकलने जा रहे हैं और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया पहले से होती तो क्या कांग्रेस की सरकार 60 सालों तक भारत में राज कर पाती, 60 सालों तक इंडिया में रूल कर पाती या फिर नहीं। हालांकि ये टॉपिक एकदम काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध तो है नहीं, बट फिर भी अच्छा लगा तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आशा करता हूँ आपको भी पसंद आए। दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया आने से पहले न्यूज स्प्रेडिंग और कम्युनिकेशंस ये बहुत लिमिटेड थी, सीमित थी। मतलब न्यूज को मान लो किसी भी चीज को फैलने में बहुत समय लगता था या फिर उसे पहले ही दबा दिया जाता था, है ना। लोग न्यूज और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए मेनली 3 चीजों पर डिपेंडेंट थे। सबसे पहले तो रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविजन। और इन तीनों चीजों पे जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पकड़ होती थी। कांग्रेस पार्टी या फिर जिसे हम INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। आइए पहले जानते हैं इनके बारे में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल शासन से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1947 यानी 1947 में आज़ादी के बाद से भारत की राजनीति में प्रमुख ताकत रही है। पार्टी का इतिहास 1885 यानी 1885 में इसके गठन से है, जो इसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक संगठनों में से एक बनाता है और शायद इसी कारण देश पे सबसे लंबे समय तक इनकी ही सरकार बनी रही। तो ये तो थी कांग्रेस पार्टी की बात। अब आइए हम जानते हैं कि उस समय कौन कौन से ओपोजिशन पार्टी मौजूद थे। ओके, तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी का। आइए जानते हैं इसके बारे में। सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी। यह पार्टी सबसे आशाजनक पार्टियों में से एक थी और कांग्रेस के लिए उपयुक्त विकल्प के रूप में उभरी थी। समाजवादी कांग्रेस का ही हिस्सा थे, लेकिन 1948 में सरदार पटेल जी ने एक पार्टी सदस्यता नियम लागू करके संगठनात्मक एकजुटता का सुझाव दिया था, जिसके कारण वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और अलग पार्टी में बट गए थे। संस्थापक की अगर हम बात करें यानी अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर थे प्रकाश नारायण, जिनमें राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देवा जैसे नेता भी शामिल थे। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और ये पार्टी ने कांग्रेस पर समाजवादी नीतियों से अलग होने और पूंजीपतियों यानी बड़े बड़े लोगों को खुश करने का आरोप भी लगाया था। सेकंड में है CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी एक दमदार पार्टी थी उस समय आजादी के बाद से। कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में एक प्रमुख राजनीतिक दल है। यह देश के सबसे पुरानी और अच्छी तरीके से स्थापित कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक है। CPI की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी और इसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम्युनिस्ट कांग्रेस का ही हिस्सा थे। जी हाँ, ये पार्टी भी कांग्रेस का ही हिस्सा थे, लेकिन बाद में कुछ घटनाएं ऐसे हुए, घटनाक्रम के कारण विभाजन हो गया। इसका एक कारण ये भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ पर हमला होने के कारण भारत द्वारा ब्रिटिश को समर्थन दिया जाना था। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा पर भी हमला करते हुए उसे बुर्जुआ पार्टी बताया। इसने कांग्रेस के खिलाफ स्वतंत्र संघर्ष शुरू कर दिया, क्योंकि यह कांग्रेस को पूंजीपतियों, जी हाँ यहाँ भी पूंजीपतियों की पार्टी बताकर उन्हें हटाना चाहती थी। CPI के हिंसक कृत्यों के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसका लोकप्रिय आधार भी खो गया। दोस्तों, तीसरी पार्टी है भारतीय जनसंघ। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय जनसंघ यानी BJS भारत में एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था।
इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा हिंदू समुदाय के हितों को बढ़ावा देने और एक मजबूत और एकीकृत भारत की वकालत करने के उद्देश्य से की गई थी। पार्टी की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक रूढ़िवाद में निहित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को आलोचना करती थी और भारत में हिंदू बहुमत के अधिकारों और सुरक्षा की वकालत करती थी। 1977 यानी 1977 में बीजेएस ने जनता पार्टी बनने के लिए कई अन्य दलों के साथ विलय कर लिया, जो बाद में सत्ता में आई और भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई। हालांकि 1980 में जनता पार्टी विभाजित हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेएस गुट ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन किया। तो ये वो पार्टी थी जिससे बीजेपी बनी थी। खैर, ये तो थी भारतीय जनसंघ की बात। अब एक पार्टी ऐसी है जिसने भारत को पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री दिया। जी हाँ, मोरारजी देसाई, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले नॉन कांग्रेसी पीएम यानी प्रधानमंत्री बने। आइए जानते हैं इनकी पार्टी जनता पार्टी के बारे में। अगली पार्टी है जनता पार्टी यानी पीपल्स पार्टी। एक राजनीतिक दल थी जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 और 1977 के बीच लगाए गए आपातकालीन के विरोध में भारतीय राजनीतिक दलों के एक समूह के रूप में की गई थी। 1977 में आम चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और जनता नेता यानी पीपल्स पार्टी के जो नेता हैं मोरारजी देसाई, ये स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले नॉन कांग्रेसी यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और इनकी सरकार 2 साल तक चल पाई। चलिए, ये तो थी कुछ पार्टियां, है ना। अब आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से मुद्दे भारत में तब बने थे कि अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया अगर होता तो वो मुद्दे बहुत वायरल होते और हो सकता है कि वो सरकार बदलने में भी मदद कर सकते थे, है ना। इन पार्टियों को मदद कर सकते थे। तो सबसे पहला मुद्दा, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर यानी दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमयी तरीके से मृत्यु होना। जी हाँ, वो ताशकंद जाते हैं एक ट्रीटी साइन करने के लिए, है ना, एक समझौता साइन करने के लिए, और उनकी वहां मौत हो जाती है, जो कि बहुत रहस्यमय तरीके से होती है। कहते हैं उन्हें जहर दे दिया गया था और भी बहुत कुछ कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ था, नॉर्मल था। बट जब उनकी बॉडी यहाँ आती है तो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। जी हाँ, सोचिए, एक प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जाता है एक साइन करने के लिए, ट्रीटी साइन करने के लिए, एक समझौता पे हस्ताक्षर करने के लिए, और वहां से उसकी लाश आती है और उस लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं होता है। तो यार, इससे बड़ी मुद्दा, मतलब इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। और पर क्योंकि ऑपोजिशन के पास उतनी ताकत नहीं थी, इंटरनेट सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो इस बात को दबा दिया गया। सभी को, जितने न्यूज चैनल थे, अखबार थे, ऑलमोस्ट सभी को दबा दिया गया था ताकि ये मामला शांत हो जाए। अगला, नेक्स्ट है इंडिया चाइना वॉर। जी हाँ, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें हमारे आर्मी को ऑलमोस्ट पता थी कि हाँ, चाइना कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। वहां पे हमने अपने जो ट्रूप्स हैं, अपने जो सेना है, उसे डिप्लॉय नहीं किया है, उसे नहीं लगा रखा है, तो वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। और ये बहुत बड़ा फेलियर था। और वैसे ही चाइना अटैक करता है और हमारे हाथों से अक्साई चीन छिन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे भी दबा दिया गया। अब एक और मुद्दा है, और इस मुद्दे ने तो इतनी हद कर दी थी कि ये होने के बाद ही भारत को नॉन कांग्रेसी एक प्रधानमंत्री मिलता है। अब वो मुद्दा है इंडिया में इमरजेंसी। जी हाँ, इंदिरा गांधी के कुर्सी को बचाने के लिए लगाई गई इमरजेंसी, जबरदस्ती की इमरजेंसी, जिसने भारत को कई साल पीछे ले गए। और इसी के दौरान बनी थी जनता दल, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री
बने, पर उनकी सरकार मात्र 2 साल ही चल पाई। ये भी एक दुख की बात है। और मैं मानता हूं कि हाँ, उस समय अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया होता तो कांग्रेस की जो सरकार है वो 60 साल तक रेगुलरली, मतलब इतनी ज्यादा तो कंटिन्यूअसली नहीं राज कर पाती। चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबर है जिनको दबा दिया जाता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, उसमें आसानी से दबाया जा सकता है। पर अभी के टाइम में अगर आप देखो, लाइक मणिपुर का आप एक एग्जांपल ले लो, 2 महीने पहले वहां पे जो कांड हुआ है वो अभी सामने आया है और उस पर कार्यवाही हो रही है। तो ऐसा होता है, ये होती है इंटरनेट और सोशल मीडिया की पावर। ये तो थी कुछ पार्टीज और पॉलिटिकल मुद्दे। आइए जानते हैं, अगर उस समय इंटरनेट होता तो क्या क्या चेंजेस हो सकता था, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर इंटरनेट आ चुका है तो इसने मतलब कितना बदलाव ला दिया है और पॉलिटिकली कितने चैलेंजेस और कितने सुविधाएं आ चुके हैं। सबसे पहले, इंटरनेट आने के बाद से जो न्यूज का जो स्प्रेडिंग है, जैसे कि किसी भी खबर को जो फैलाव है वो इतना बढ़ चुका है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई भी इंसान कोई झूठी खबर, झूठी अफवाह फैलाता है तो वो ज्यादा देर तक चलती नहीं है, वो पर्दाफाश हो जाता है। कोई भी अगर अच्छी खबर है, कहीं कुछ भी हुआ, तो वो जो खबर है वो बस एक कैमरा के क्लिक या फिर एक वीडियो अगर बन जाए और इंटरनेट पे अपलोड हो जाए तो वो कहां तक जाएगी उसकी सीमा नहीं होती है। ये बदलाव आया है इंटरनेट से। अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चर्चित इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया वाले एरा में जी रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे मुद्दे दब जाते हैं। अब सोशल मीडिया आने के बाद देखिए और क्या हो गया, किसी भी इंसान को या फिर किसी भी कम्युनिटी को कोई भी इशू है और वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो लोग सिंपली एक वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। अब वो जाके वायरल हो जाती है तो बातें सरकार तक पहुंच जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कैसे इसका फायदा हो रहा है, कोई भी चीज, किसी भी चीज की जो प्रचार होती है, लाइक लोगों को मान लो कोई भी सुझाव देना है, कुछ भी जानकारी देनी है, तो जो नेता होते हैं वो डायरेक्टली आ सकते हैं और डायरेक्टली वो अपना व्यू, अपनी जो बात है वो रख पाते हैं। और इससे नेता और जनता दोनों आपस में रियल टाइम कनेक्शन उनका बैठता है कि नेता क्या सोच रहे हैं और जनता क्या सोच रहे हैं। तो जिस हिसाब से जनता सोच रहे हैं उस हिसाब से जो नेता है वो काम करते हैं और उनको करना पड़ता है, नहीं करे तो पूरे इंटरनेट में बवाल मच जाएगा, है ना, हैशटैग चलेंगे, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे पॉलिटिक्स चेंज हो गया है इंटरनेट के आने के बाद। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर उस टाइम होते तो शायद जो कांग्रेस की सरकार है वो शायद इतनी स्टेबल नहीं होती, वो उथल पुथल, कभी इनकी सरकार कभी किसी और की सरकार, ऐसा चलता रहता, ऐसा होता रहता। अंत में यही कहूंगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद चीजें छुपी नहीं रहती है। चाहे किसी भी नेता की कोई खराब काम हो, कुछ भी हो, तो वो चीज छुपानी बहुत मुश्किल हो गई है। और पॉलिटिक्स के लिए सही भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जितनी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होगी, काम उतने अच्छे होंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक पे आप सबकी क्या राय है, आप सब कमेंट में अवश्य बताएं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।